हमारे घर पे जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई चुनौती के साथ भी और उसके चुनाव के साथ भी CH है। हम मौजूदगी से और ज़्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन करके ना हमें ताकत दीजिए, और लोगों ने वो ताकत दी है हमको। सारा जनता का जनादेश इस वक्त तृणमूल कांग्रेस को मिला है। मैं तहे दिल से इसको अदा करना चाहता हूँ। रुझान बहुत ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। सभी 13 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस के 4, TMC ने 4, बीजेपी ने 2, आम आदमी पार्टी, DMK और निर्दलीय ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। 13 सीटों पर उतारे सभी 121 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया है। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गजों और कुछ नए चेहरों ने भी किस्मत आजमाई। खासतौर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की साख दांव पर थी। 7 राज्यों की 13 सीट के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस और TMC का 4-4 सीट पर कब्जा। बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें आई हैं। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। वहीं बिहार में बीमा भारती चुनाव हार गई। कहां से कौन जीता है ये भी डिटेल आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल रायगंज से कृष्ण कल्याणी TMC नेता हैं। राणाघाट दक्षिण मुकुटमणि अधिकारी TMC से हैं। बागदा TMC से मधुपर्णा ठाकुर। मनी कतला सुप्ति पांडे TMC से उम्मीदवार थी। हिमाचल प्रदेश के देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर विजयी हुए। नालागढ़ कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा। हमीरपुर बीजेपी आशीष शर्मा के खाते में गई है, बीजेपी से ये है। अस्मित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अस्मित, उपचुनाव के नतीजे देखने को मिले, बीमा भारती भी हार गई और कहीं ना कहीं ये जो दाव चला गया उसमें अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी को, NDA को जो है एक बड़ा झटका लगा है, एक बड़े झटके के तौर पर उसे देखा जा रहा है। लेकिन मजबूती कांग्रेस को मिली है, मजबूती महागठबंधन को मिली है। और अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में है तो ये खतरे की घंटी NDA के लिए जरूर है। नहीं, बिल्कुल खतरे की घंटी NDA के लिए भी है और खतरे की घंटी इंडी अलायंस के लिए भी है शिखा, क्योंकि शंकर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी हासिल की है। देखिए, 15 साल तक ये JDU का कब्जा रहा है रुपौली विधानसभा में। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत ये विधानसभा सीट है रुपौली, जो 15 साल तक JDU के पास रहा। आप कहें तो घर माना जाता रहा JDU का, लेकिन JDU के घर में जो वापसी शंकर सिंह ने की है निर्दलीय के तौर पे, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। शंकर सिंह के करीबियों की माने तो जानकारी ये है कि शंकर सिंह ने निर्दलीय तौर पर पर्चा इसलिए भरा था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि इस बार अगर वो निर्दलीय तौर पे भी अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जनता उन्हें जिताने वाली है। जनता पे पूरा भरोसा था शंकर सिंह को, क्योंकि शंकर सिंह 8000 वोट से रुपौली विधानसभा के विधायक बने हैं, वहां से चुनकर आए हैं। उनके ठीक नीचे दूसरे नंबर पर JDU के उम्मीदवार कलाधार मंडल रहे, उन्हें 8000 वोट से शंकर सिंह ने हराया। बीमा भारती तो खैर तीसरे नंबर पर रही। कभी भी कोई भी राउंड में ऐसा नहीं देखने को मिला कि बीमा भारती दूसरे नंबर पर भी आई हो। RJD की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी। 5 बार से रुपौली
विधानसभा का नेतृत्व कर रही थी और 5 बार के विधायक को अगर कोई निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी हरा दे तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। शिखा, 5 बार की विधायक रही बीमा भारती को निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने करारी मात दी है, करारी हार मिली है। और अब देखिए लोकसभा का चुनाव हारी, फिर किस्मत आजमाया विधानसभा के उपचुनाव में, यहां भी हार मिली। लालू यादव, तेजस्वी यादव ये दावा करते थे कि रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार जीतेंगी। आरजेडी के कई नेताओं ने दावा किया था, लेकिन देखिए इस बार फिर से बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा है। कई बार नीतीश कुमार ने भी वहां पे प्रचार किया अपने प्रत्याशी कलाधार मंडल के लिए, जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए थे। कलाधार मंडल ने, मुझे याद है कि जीत के पहले दावा किया था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, पप्पू यादव भले ही आरजेडी का समर्थन कर दे लेकिन नहीं हरा सकते। बीमा भारती का भी हारना पप्पू यादव एक फैक्टर है, इसलिए है क्योंकि आरजेडी ने और इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने कहा था पप्पू यादव को कि आप बीमा भारती का समर्थन कीजिए। लिहाजा पप्पू यादव ने मतदान के 2 दिन पहले ये मीडिया में आकर के ऐलान किया कि बीमा भारती को वो समर्थन करेंगे और रुपौली की जनता से अपील की थी कि आप यहाँ की बेटी को जिताएं। लेकिन पप्पू यादव ने ग्राउंड पे आके बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल जो वहां पे बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं रुपौली में, इस बार वो भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि उनके खिलाफ भी वारंट जारी है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण बीमा भारती को करारी हार मिली है और निर्दलीय शंकर सिंह ने वहां पर झंडा गाड़ दिया है। सिका हरीश थपलियाल, माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। हरीश, उत्तराखंड में हमने देखा बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने जीत हासिल की है। ऐसे में ये कितना चुनौतीपूर्ण आगे रहने वाला है एनडीए के लिए और कितना चुनौतीपूर्ण इंडी गठबंधन और या फिर कह लीजिए कांग्रेस के लिए? सिका, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सीट बीजेपी के लिए खास थी। इसके अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि बद्रीनाथ सीट उनके हाथ से चली जाएगी, लेकिन बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है और बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव हार चुकी है। तो कह सकते हैं कि यदि हम मंगलौर सीट की बात करें, मंगलौर सीट में जो काजी निजामुद्दीन है वो बसपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में उन्होंने बसपा छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो कांग्रेस से फिर 2017 में वो चुनाव जीते तो और 22 में वो चुनाव हार गए थे। तो अब वो इस बार उपचुनाव के जरिए सदन में पहुंचेंगे। और इसके अलावा यदि बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट पर जो राजेंद्र भंडारी है जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, राजेंद्र भंडारी 2022 में चुनाव जीत करके आए और उनके प्रति लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी कि हमने उनको 2022 में चुनाव जिताया और उन्होंने एक तरह से पब्लिक का अपमान किया। तो कई तरह का उनका विरोध हुआ, आंतरिक विरोध भी हुआ और अब जाकर के नतीजा ये सामने है कि उनको विधायिका गंवानी पड़ी। जी सिखा। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टर है। मध्य प्रदेश में जो स्थिति दिखी है बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन जरूर है अखिलेश, लेकिन मध्य प्रदेश में अब चूंकि जिस तरीके से हमने देखा शिवराज सिंह चौहान वो अब केंद्र में आ गए हैं, केंद्र की सरकार में है, उनकी जगह उन्होंने बनाई, लेकिन बीजेपी खेमे में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं काम भी किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं रांची में आरएसएस की बैठक भी हो रही है। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या स्ट्रांग और स्ट्रांगली बीजेपी उतर रही है और आगे भी उतरने वाली है? देखिए, अगर इस जीत को देखें अमरवाड़ा की शिखा, तो ये सबसे पहले तो इनाम है। एक तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कमलेश शाह आए थे, उनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। और छिंदवाड़ा लोकसभा जो सालों बाद बीजेपी जीती, उसमें कमलनाथ की हार जो थी उसमें कमलेश शाह का बहुत बड़ा योगदान था। और कितना कश्मकश भरा ये इलेक्शन था, इस बात का अंदाजा लगाइए कि 20 राउंड की काउंटिंग में 17 राउंड तक कश्मकश चलती रही और 17 राउंड में तकरीबन 10 से ज्यादा राउंड में कांग्रेस आगे रही और बाद में जाके 3-2, 5-2 के मार्जिन से बीजेपी यहाँ चुनाव जीती है। ये तो बात होगी बीजेपी की, लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से कदम बढ़ रहे हैं और अमरवाड़ा वहीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो छिंदवाड़ा का जो गढ़ है वो कांग्रेस के लिए दरकता जा रहा है। कमलनाथ ने
लास्ट के 3-4 दिन मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस उस तरह से सक्रिय वहां नहीं नजर आई। केवल कैंडिडेट ने अपनी दम पर एक तरह से बीजेपी को वहां पर टक्कर दी। एक तो एंगल ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि शिवराज जी अब सेंटर में सेट हो गए हैं, ये तय है कि मध्य प्रदेश में मोहन का राज स्थापित हो रहा है। जिस तरह से 29 की 29 सीटें जीती गई और अब अमरवाड़ा में उपचुनाव जीता गया, अब मुरैना में फिर उपचुनाव होगा, क्योंकि रामनिवास रावत जो मंत्री बनाए गए हैं और कमलेश शाह जो है ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। तो बीजेपी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत हो रही है। आपने देखा पूरे देश में जो उपचुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया को एज है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार एनडीए या कहीं बीजेपी अपने पांव मजबूत करती जा रही है। शिखा, आनंद सूर्यवंशी भी छिंदवाड़ा से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अखिलेश ने अभी इस बात का जिक्र किया है आनंद, और उन्होंने बताया कि कैसे कोर में मेहनत चलती रही और कांग्रेस की तरफ से भी यही किया गया, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है वो यही कहता है कि मजबूत स्थिति में भाजपा कम से कम मध्य प्रदेश में इस समय नजर आ रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से 3027 मतों से अपनी जीत हासिल करी है। और आज की जो काउंटिंग थी और ये चुनाव काफी कांटे के टक्कर का रहा। शुरू में 3 राउंड में उन्हें बढ़त हासिल हुई भाजपा को, उसके बाद लगातार 16वें राउंड तक पीछे चलने के बाद अंतिम 3 राउंडों में उन्होंने ऐतिहासिक बढ़त हासिल करते हुए 3027 मतों से विजयश्री हासिल की है। ये निश्चित रूप से भाजपा की बड़ी जीत है, जो कि कमलनाथ के गढ़ में पेन लगाते हुए उन्होंने ये 34 बार यह चुनाव जीता है। अस्मित हमारे साथ बिहार से कनेक्टेड है। अस्मित, अब देखिए पूरे बिहार की अगर स्थिति को हम देखें, हमने देखा कि अब जब दबदबा नीतीश कुमार का इस समय है, केंद्र में भी कह सकते हैं, भले कोई बहुत बड़ी पोजीशन या बहुत बड़ा मंत्रालय ना मिला हो उनके कैंडिडेट्स को, लेकिन हमने देखा है कि नीतीश कुमार अभी बात जानते हैं कि उनकी जगह इस पूरी पार्टी में क्या है। वो फिर पार्टी एनडीए हो या फिर पार्टी वो इंडिया गठबंधन हो, यानी वो अपनी पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या कुछ बदलाव जो आप महसूस कर रहे हो? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही कोई बयानबाजी होती है नीतीश कुमार को लेकर कि वो डायरेक्टली दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार फिर से अपने फॉर्म में लौट गए। नहीं, बहुत बदलाव तो नहीं दिखता शिखा, क्योंकि मुझे याद है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब दिल्ली में हो रही थी, नीतीश कुमार उसमें भले ही खुल के कुछ नहीं कह रहे थे मीडिया से, लेकिन अंदर जरूर ऐलान किया था कि चाहे अब कुछ हो जाए, मीडिया को जो लिखना है लिखे, विपक्ष को जो बोलना है बोले, लेकिन वो अब बीजेपी को छोड़कर कहीं जाने वाले हैं नहीं। ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, अब सिर्फ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ बड़े इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा अब इधर उधर जाने की बात नीतीश कुमार नहीं करते। हाँ, भले एक बात तो जरूर है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले, ये उनके साथ रहने वाले करीबी मंत्री भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार का मूड किधर स्विंग कर रहा है। हालांकि ये जरूर है बिहार में कि नीतीश कुमार के वोटर्स बड़े इंटैक्ट होते हैं। नीतीश चाहे जिधर चले जाए, मुख्यमंत्री चाहे जिधर जाए, उनके वोटर्स उनके साथ दिखते हैं। और ये भी कारण एक रहा है बीमा भारती के हार का, क्योंकि बीमा भारती देखिए जेडीयू की प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ती रही और 5 बार जेडीयू के टिकट पर ही वहां से विधायक चुन के आई, लेकिन इस बार वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि जेडीयू के वोटर जो है वो बीमा भारती के साथ हटके अब जेडीयू की तरफ शिफ्ट कर गए, यानी कलाधार मंडल को वोट दिया। भले ही कलाधार मंडल ने चुनाव वो जीत नहीं पाए, शंकर सिंह ने वहां से बाजी मारी, लेकिन वोटों का नुकसान बहुत हुआ है। जो पंचायत में बीमा भारती हमेशा आगे दिखती रही, वो पंचायत में भी बीमा भारती इस बार बहुत पीछे रही। वहां से कलाधार मंडल लीड करते रहे, वहां से कभी शंकर सिंह लीड करते रहे। लिहाजा ये हुआ कि शंकर सिंह ने राजपूत वोटर्स के बदौलत वहां पे फिर से बाजी मारी है और एक बार फिर से वो वहां से विधायक चुनकर आए हैं। 15 साल का जो रिकॉर्ड रहा जेडीयू का, वो तोड़ दिया है निर्दलीय उम्मीदवार ने। हरीश, जरा ये बताइए कि उत्तराखंड में हमने पिछले दिनों देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, ये बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया, लेकिन उपचुनाव के जब नतीजे आए हैं और बद्रीनाथ सीट खास तौर पर क्योंकि उसका जिक्र हमेशा होता रहा, और मंगलौर सीट, दोनों पे ही कांग्रेस को जीत दर्ज हुई है। अब इसे कैसे देखा जाए एनडीए के नजरिए से? शिखा, देखिए उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे कतई हावी नहीं रहे, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी रहे। नतीजा यही रहा कि कांग्रेस की झोली में 2 सीटें चली गई। यदि हम मंगलौर सीट की बात करें, यहाँ बाहरी बनाम लोकल की बात पर चुनाव लड़ा गया। जो करतार सिंह भडाना है बीजेपी की कैंडिडेट, वो हरियाणा से यहाँ पर बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है, जबकि जो काजी निजामुद्दीन है, राज्य गठन के बाद से बीजेपी एक बार भी मंगलौर सीट में अपना खाता नहीं खोल पाई। तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर
वो कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। और जो बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी है बीजेपी के कैंडिडेट, वो भी जो है 2022 में कांग्रेस के टिकट पर जीत करके आए थे। तो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि बीजेपी को बद्रीनाथ सीट बेहद खास लगती थी। उनको उम्मीद थी कि बद्रीनाथ सीट हम जरूर जीतेंगे। मंगलौर पर उनको थोड़ा असमंजस की स्थिति थी, हालांकि दावा जीत का किया जा रहा था, लेकिन नतीजे आज सबके सामने हैं। अखिलेश सोलंकी भी लगातार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अखिलेश, देखिए आने वाले दिनों की जो तैयारी है वो इस समय तमाम पार्टीज कर रही है। जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी हो रही है, और ऐसे में अगर पार्टी वाइज हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की स्थिति इस समय मजबूत लग रही हो, लेकिन हमने देखा है कि कमलनाथ की कोशिशें बहुत ज़्यादा रही अपने बेटे के साथ मिल करके। ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या बदलाव वहां पर संभव है? क्या नेतृत्व परिवर्तन की भी संभावनाएं वहां बन रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लीडरशिप चेंज कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस में लीडरशिप जिस तरह से जीतू पटवारी को दी गई, उमंग सिंगार ने जिस तरह से विधानसभा में नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाया, तो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। और आप यकीन जानिए कि उपचुनाव जो होते हैं ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ वोटर जाता है, और खासतौर से तब जब ये एक तरह का इंडिकेशन हो कि देखिए हम मंत्री बना रहे हैं या मंत्री बनाने का ये चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी, और अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने कोशिश बहुत की, लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से लोकसभा में उनकी हार हुई थी, खासतौर से नकुलनाथ की, उसके बाद एक वर्चस्व की लड़ाई कमलनाथ हारते नजर आए हैं। अगर हम अमरवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ का एक तरह से जो एरा है उसके अंत की ये शुरुआत है, शिखा। दूसरी बात यह कि जो दिग्विजय सिंह हैं वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव हारे, उनका वर्चस्व भले बना रहे, लेकिन साफ तौर पर लीडरशिप के तौर पर अगर हम देखें तो उनके बेटे जो है जयवर्धन सिंह, वो आगे उभर कर सामने आ सकते हैं। फिलहाल जीतू पटवारी सामने है, लेकिन जयवर्धन का जो फ्यूचर है वो आगे हो सकता है। नई कार्यकारिणी जो है, इस इलेक्शन रिजल्ट का ही वेट हो रहा था, नई कार्यकारिणी जो है वो बनती नजर आएगी। उस नई कार्यकारिणी के बाद कांग्रेस में क्या चेंजेस होते हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, हम लगातार देखते हैं कि अगर वो किसी पर भरोसा जताते हैं तो लंबा जताते हैं। यानी कि जीतू पटवारी को 3 साल का मौका मिल सकता है पूरी तरह से सरकार को घेरने का और अगली सरकार को बनाने को लेकर। लेकिन कांग्रेस में अभी बहुत परिवर्तन की दरकार है और लीडरशिप में एक मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने की दरकार है, तब जाकर बीजेपी और खासतौर से जो संघ का गढ़ है मध्य प्रदेश, वहां पर सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। आप लगातार खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा।